चलिए बच्चों, टुडेज वर्क सॉल्वेंसी रेशियो। बच्चों ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनेंगे। आपके फॉर्मूले बच्चों लर्न करा दूंगा, गारंटी, क्योंकि फॉर्मूले मैं लर्न कराऊंगा नहीं, मैं आपको क्रिएट कराने सिखाऊंगा। ठीक है, कि फॉर्मूले कैसे बने। बस आप लोग पूरी फोकस करके मेरी बात को सुनते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ साथ नोटिफाई करते जाएं। बस आपका इतना ही काम है। एक तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप बैठे, किसी एक्सटर्नल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बिना हुए। ठीक है, और दूसरा आप नोटिफाई करें बच्चों उन पॉइंट्स को जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। बस बाकी का जिम्मा मेरा। सॉल्वेंसी रेशियो बच्चों, ये रेशियो बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्रेस करती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है ये जानने के लिए हमने जो रेशियो यूज कर ली है वो है हमारी लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों वो तो कर लिया हमने कि सर जी या तो करंट रेशियो निकाल लो या फिर सर क्विक रेशियो निकाल लो, और सर करंट और क्विक रेशियो में से कोई भी रेशियो निकाल लो, काम चल जाएगा। दोनों निकाल लो, दोनों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर किसी बिजनेस की हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है कि लंबे समय में बिजनेस कैसा है, सर लंबी पोजीशन उसकी बतानी है, सॉल्वेंसी पोजीशन, तो आपको उसके अंदर सॉल्वेंसीज रेशियोज के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब सॉल्वेंसीज रेशियो सर कितनी तरह की है, तो बच्चों 5 तरह की सॉल्वेंसीज रेशियो आपके स्टडी कोर्स कंटेंट में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकाला जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए, सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए आपको सॉल्वेंसी रेशियोज चाहिए। कितनी तरह के होते हैं सर सॉल्वेंसी रेशियो, बच्चों 5 तरह के। पहला सॉल्वेंसी सर जी डेट इक्विटी रेशियो, डेट डेप्ट दोनों में से जो मर्जी को, डेट इक्विटी रेशियो। बच्चों जो ये नाम है इसी से फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। डेट पहले लिखा है न्यूमिनेटर बनेगा, इक्विटी बाद में लिखा है डिनोमिनेटर बनेगा। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है यहां पर डेप्ट अपॉन इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्ट बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी बच्चों, शेयर होल्डर फंड। मींस आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो में सिंपल सी एक बात है, लॉन्ग टर्म लोन को, लॉन्ग टर्म डेट को शेयर होल्डर फंड से कंपेयर करना है। अब क्वेश्चन है सर लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है और शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ये बता दो। तो बच्चों लॉन्ग टर्म डेप्ट जो लंबे समय के लिए लिया गया लोन है बाय द कंपनी, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और शेयर होल्डर फंड कंपनी का शेयर होल्डर फंड है। दोनों में क्या क्या कंटेंट्स हैं अभी बताता हूं मैं। इनका आइडियल रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। अच्छा, पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या जोड़ना है। लंबे समय के लिए जो लोन हमने ले रखा है बच्चों, डिबेंचर्स कंपनी के लिए, हमने का मतलब है कंपनी ने, डिबेंचर्स कंपनी के लिए लोन है, मॉर्गेज लोन बैंक से लिया गया लोन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन, पब्लिक से लिया गया डिपॉजिट्स, और लॉन्ग टर्म नेचर के बनाए गए प्रोविजंस। बच्चों ये सब वो पैसे हैं जो कंपनी ने लंबे समय के लिए उठाए हुए हैं बाहर से। डिबेंचर, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बैंक से लिया गया लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल दैट लोन आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, सो इट कंस्टिट्यूट्स लॉन्ग टर्म डेट। नीचे बच्चों डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर फंड बच्चों, शेयर होल्डर्स का पैसा। ठीक है, शेयर होल्डर कितनी तरह के होते हैं सर, 2 तरह के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप सब लोगों को पता बच्चों शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, दोनों शेयर होल्डर फंड में जुड़ेंगी। प्लस में और वो सारे पैसे जुड़ेंगे जो शेयर होल्डर्स के होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे कि सारे तरह के रिजर्व्स, जनरल रिजर्व भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं, कैपिटल रिजर्व भी शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं, कोई और रिजर्व हो जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड हो, इस तरह के सभी रिजर्व्स सब शेयर होल्डर्स के होते हैं बस बच्चों। ठीक है, P&L का क्रेडिट बैलेंस बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है साहब। पर याद रखना बच्चों कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि सर डेबिट बैलेंस। बेटा डेबिट बैलेंस लॉस होता है, वो माइनस करना है। क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, और डेबिट बैलेंस जो होता है जिसको एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम से यहां लिखा है, इसका मैं दूसरा नाम बोलूं तो क्या बोलूंगा, P&L अकाउंट का
डेबिट बैलेंस बोलूंगा बच्चों। P&L अकाउंट का मैं इसको बोलूंगा डेबिट बैलेंस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस वो माइनस होगा, और इसके अलावा माइनस होंगी सभी फिक्टिशियस एसेट्स। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं बच्चों? जो बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में आती हैं, हाँ सर, पर बेटा कभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, मजबूरी इनकी, कभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शुरुआत में किए गए खर्चे, हम इनको एसेट साइड में बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, बट आर नॉट कन्वर्टेबल इन कैश। अंडरराइटिंग कमीशन नॉट कन्वर्टेबल इन कैश। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एसेट में लिख लेते हैं, क्योंकि बड़े खर्चे करते हैं हम लोग, बड़े खर्चे हम एक साथ कर देते हैं और हम इनको फिर बेटा क्या मान लेते हैं कि सर जी हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं। धीरे धीरे हम इनको बैलेंस शीट में से क्या किया करते हैं, वैसे तो राइट ऑफ किया करते हैं बच्चों, ठीक है ना। बट दीज एसेट्स आर द बिग एक्सपेंसेस, ओके, एंड दैट विल बी रिटन ऑफ साइड बाय साइड, ओके, इनको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो ये बड़ी नेचर का खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है। तो ऐसे खर्चे कभी कैश में वापस कन्वर्टेबल नहीं होते बच्चों। जरा दिमाग में जरा सोचो, ठीक है, इस बात में सोचो, इसको क्रैम नहीं करना। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इन कैश, जो कैश में कभी भी बदले नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो इसके अंदर अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। आप कहेंगे सर ये एसेट्स किस प्रकार की एसेट्स हैं? ये बच्चों ये इस प्रकार की एसेट्स है कि कंपनी शुरू में ही खर्चे कर देती है, शेयर इशू किया, खर्चा हुआ, और कंपनी बाद में ये सोचती है कि ये हमारी एसेट्स है, क्योंकि इसका फायदा कंपनी को आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। पर मजबूरी ये है कि ये एसेट्स फिक्टिशियस इसलिए है क्योंकि कंपनी अगर इन एसेट्स को बाजार में बेचे तो कुछ मिलेगा नहीं, ये सेलेबल एसेट्स थोड़ी ना है। सोचो आप, बिल्कुल वैसा जैसे आपने कभी 11th क्लास में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं एडवर्टीजमेंट, बल्क एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, नॉट कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ कैश, समझ रहे हो बच्चों। ठीक ऐसे ही ये भी कभी कैश में वापस कन्वर्टेबल नहीं है। तो हमें इनको जो है फिक्टिशियस एसेट्स को शेयर होल्डर फंड में से माइनस करना है, ठीक है बच्चों। और याद कराऊं अगर आपको मैं, पार्टनरशिप का एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे बच्चों, मेरी बात गौर से सुन लो, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको बात क्लिक कर गई अंदर तक तो ये रटना नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप में जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे, याद करो आप मेरी बात सुनो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे तो आप क्या किया करते थे? आप यहां पार्टनर्स के नाम लिखते थे ए बी सी, ठीक है बच्चों। ये इधर डेबिट में भी लिखते थे आप ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है बच्चों। आप कहते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लो, बाय जर्नल रिजर्व, याद आ गया होगा बच्चों, बाय रिजर्व फंड, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय P&L अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस, ठीक है। और 2 में P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। क्या कर रहे भाई, क्या किया ये क्या किया बच्चों पता है? मालिकों को जो रिजर्व थे, जो देने थे वो दे दिए, वो प्लस कर दिए उनके कैपिटल्स के अंदर, और इधर वाले जो रिजर्व्स थे बच्चों वो क्या कर दिए हमने, माइनस। यही तो यहां कर रहे हैं। यहां पर मालिक पार्टनर्स ना होकर के कौन है मालिक? सर शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी में तो शेयर होल्डर मालिक होते हैं। तो बच्चों इधर देखो, फिर ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल वहां जो बाय बैलेंस बीडी होता था यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। प्रेफरेंस शेयर भी हो सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स का ही पैसा होता है। रिजर्व, उसके बाद क्या जोड़े मैंने, क्रेडिट बैलेंस वाले रिजर्व जोड़े और डेबिट बैलेंस वाले रिजर्व से माइनस कर दिए। तो बेटा इसमें रटना क्या, शेयर होल्डर का तो फॉर्मूला फिर कुछ भी नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि शेयर होल्डर फंड में ये जुड़ना और माइनस होना चाहिए। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये पहली बात शेयर होल्डर फंड की आपकी समझ में आनी चाहिए। अब मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से आप सुने और नोट भी करें। मैं आपको बताने ये जा रहा हूं बच्चों, जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, ये लो बच्चों,
जब आप एक वैसे तो हम ऐसी बैलेंस शीट कंपनी के केस में नहीं बनाते, पर मैं समझाने के लिए आपको ऐसी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं। इस बैलेंस शीट में आप ऑन द लायबिलिटी साइड क्या क्या दिखाएंगे? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी आ गई, उसमें प्रेफरेंस भी आ गई, रिजर्व्स, उसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, ये जो है रिजर्व फंड, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स, P&L अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस। और इधर लाइबिलिटी साइड में बच्चों क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, और क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज। जब मैं एसेट्स साइड की बात करता हूं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट मत पढ़ लेना बच्चों, मैं पूरा लिख दूं फिर यहां पर, कभी आप फिक्स एसेट पढ़ लो। फिक्टिशियस एसेट्स। और हमें पता है कि बैलेंस शीट की इन दोनों साइडों का टोटल सर जी मिलना ही चाहिए। ये तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल मिलता ही है ना? नहीं मिलता तो हमने कुछ गड़बड़ करी हुई होती है, पर मिलता ही है। अब बच्चों यहां पर हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं शेयर होल्डर फंड का। अब आप थोड़ा दिमाग और फोकस करके बैठेंगे बेटा, ठीक है, दिमाग के साथ। मैंने अभी आपको शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला बताया है, ये सब माइनस ये, अगर सब मेरी बात से एग्री हैं एक बार यहां पर, फिर तो ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों के सम को मैंने यहां शेयर कैपिटल लिख दिया, प्लस जनरल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स में क्या क्या आ गया साहब? फिक्टिशियस असेट में आ गया आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अंडर राइटिंग कमीशन, ये आ गया सर फिक्टिशियस असेट्स में। डन है बच्चों? मैंने कहा ये ऑरेंज कलर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करके ऑरेंज कलर ऑन द राइट हैंड साइड को माइनस करके मेरा शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। आप कह रहे हो सर बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऐसा ही होगा। अब बच्चों मैं एक बात और करने जा रहा हूं फिर आपसे, तो इसका मतलब तो ये है, अगर मेरी बैलेंस शीट की ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ऑरेंज कलर के प्लस में से ऑरेंज कलर का माइनस राइट हैंड साइड माइनस करके मेरा शेयर होल्डर फंड आता है, तो इसका मतलब तो ये भी है कि ग्रीन कलर के राइट हैंड साइड में से अगर ग्रीन कलर का लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दूं तब भी वही आंसर आएगा। अगर किसी को मेरी बात में डाउट लगता है, आओ तो साबित करूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साबित करूं। बच्चों मेरी ये जो लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर का सम है ना, इन चारों का ये सम है मान लो 5 लाख, और ये दोनों ग्रीन कलर की नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का सम है मान लो 2 लाख। ठीक है बच्चों, तो मेरी बैलेंस शीट का सम कितना हुआ? 7 लाख। बस आपको पूरा फोकस करके सुननी है मेरी बात, मैं बता रहा हूं, अगर ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। मैं फिर मत कहना सर ये तो रटनी पड़ रही है। बेटा रटना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप फोकस करके बैठोगे तो, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। 7 लाख ऑन द लेफ्ट, 7 लाख ऑन द राइट। इधर ग्रीन कलर का टोटल मैंने लिख दिया बेटा, ये इन दोनों का सम 4 लाख,
और बेटा अगर ये 4 लाख लिख दिया और 7 लाख इधर बनाना ही है, समझ रहे हो मेरी बात, 7 लाख अगर एसेट्स का टोटल बनाना ही है, 4 लाख मत लिखो, फिर आप फिगर रिपीटेटिव हो जाएंगी, रुको। इसको लिखो 5,50,000। अब बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर 5,50,000 ग्रीन कलर की नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का सम आ ही गया है, तो ऑरेंज कलर की फिक्टिशियस एसेट्स को मुझे मजबूरी में कितना लिखना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे फिक्टिशियस एसेट्स को कितना लिखना पड़ेगा, फटाफट जल्दी। मुझे फिक्टिशियस एसेट्स को, वेरी गुड अमन, 1.5 लाख सर, बिल्कुल सही, 1.5 लाख लिखना पड़ेगा। लो बच्चों 1.5 लाख लिख देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल तो मिलाना है ना भाई। 7 लाख इक्वल टू 7 लाख। अब मैं शेयर होल्डर फंड का पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके लिए। शेयर होल्डर फंड निकाल रहा हूं मैं पहले तरीके से। पहले तरीके से शेयर होल्डर फंड क्या आएगा भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस पी एंड एल अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस, इन सबका सम मैंने कितना एज्यूम कर रखा है? 5 लाख। माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कितना एज्यूम कर रखा है? 1.5 लाख। शेयर होल्डर फंड का आंसर कितना आ गया? 3,50,000 रुपए। डन, डन बाय फर्स्ट फॉर्मूला, इट्स डन। पर मैंने क्या बोला? शेयर होल्डर फंड जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकलेगा बच्चों। शेयर होल्डर फंड ऐसे भी निकलेगा। राइट हैंड साइड पे बाकी क्या बचा? अगर आप 1.5 लाख माइनस कर चुके तो बाकी क्या बचा? 5,50,000। और लेफ्ट हैंड साइड में बाकी क्या बचा सर? 2 लाख। तो बेटा बची हुई राइट साइड में से बची हुई लेफ्ट साइड अगर माइनस कर दोगे, उनका टोटल भी तो वही आएगा जो पहले आया है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि शेयर होल्डर फंड ऐसे तो आ गया जैसे मैंने भी निकाला है, पर शेयर होल्डर फंड को निकालने का एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको। वो क्या है साहब? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। नहीं, पहले करंट लाइबिलिटीज लिखूंगा, माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चों यहां से भी वही आंसर आना चाहिए, तो क्या नहीं आएगा क्या? बेटे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आओ मैं निकाल के दिखाता हूं। ये देखो, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का सम मैंने कितना माना था अभी? 5,50,000। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज के सम को मैंने भी क्या माना? 2 लाख। तो कितना आया सर? वही 3.5 लाख आ गया। ये शेयर होल्डर फंड को निकालने का दूसरा टेक्निक है, जिसमें कुछ रट्टा फट्टा नहीं है बेटा। जो कुछ है बैलेंस शीट से निकाला मैंने आपके लिए। 2 और मैं एक और तीसरी चीज बता रहा हूं अभी आपको, ध्यान दो आप। शेयर होल्डर फंड को तीसरे तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों मैं। अगर मैं इस पूरे रेड कलर के फॉर्मूले में एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल माइनस एनसीएल में, बच्चों ग्रीन स्केच पे ध्यान देना, इसको बेटे सीए माइनस सीएल सर वर्किंग कैपिटल लिख दूं तो कोई हर्ज थोड़ा ही है। तो बेटा एक फॉर्मूला और बन गया ना फिर, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। बन गई बात? तो चाहे आप पहले फॉर्मूले से करें काम को, पहला फॉर्मूला क्या, पहले लिख देता हूं, पहला फॉर्मूला भी लिख रहा हूं बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स is equals to shareholder fund. This is the first formula. And the second one, non-current assets plus current assets, यानी कि total assets but excluding fictitious assets. याद रखें, total assets लेनी है but fictitious को छोड़ के, है ना, क्योंकि fictitious बीच में जोड़ दूंगा तो 5,50 थोड़ी बनेगा, फिर तो 7 लाख बनेगा। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स यानी ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसा कह सकता हूं मैं, माइनस सीएल माइनस एनसीएल। ठीक हो गया? से भी वही आंसर आएगा।
और तीसरा बच्चों, तीसरा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। बच्चों यहां से भी वही आंसर आएगा, और मैंने ये बातें सबकी सब साबित कर दी हैं। अगर आपको सर तीसरा वाला फॉर्मूला नहीं साबित किया, लो साबित करते हैं तीसरा भी। एनसीए नॉन करंट एसेट्स, पर यह है कि मैंने अलग अलग पार्टीशंस नहीं ले रखे ना यहाँ पे। एनसीए मैंने टोटल बना लिया ना 550। तीसरे वाले फॉर्मूले को साबित करने के लिए बेटा मुझे 550 के भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे आगे, कि नॉन करंट एसेट्स में कितना और करंट एसेट्स में कितना, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में कितना और करंट लाइबिलिटीज में कितना। तीसरा फॉर्मूला भी साबित हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है बच्चों? अगर मैं पार्टीशन करूंगा तो वहां से भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए सर, बातें समझ में आ गई हमें, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब बच्चों यहां आ जाओ वापस। ये पहला फॉर्मूला मैंने डाराइव करके दिखा दिया, दूसरा डाराइव करके दिखा दिया, तीसरा भी डाराइव करके दिखा दिया। अब सुनते हैं इसका आइडियल रेशो क्या है। बच्चों आइडियल रेशो होता है डेट इक्विटी रेशो का 2:1, यानी कि आपकी जो लॉन्ग टर्म लोन है ना, ये न्यूमिरेटर, ये लगभग दोगुना होना चाहिए शेयर होल्डर फंड के, लगभग दुगना होना चाहिए। ठीक है, बाहर वालों का पैसा अगर दुगने तक भी है तो चलेगा, लेकिन अगर बाहर वाले कौन भाई? लॉन्ग टर्म डेट, ये बाहर के लोग हैं। और शेयर होल्डर फंड कौन है भाई? कंपनी के मालिक है। ठीक है, तो मालिकों का पैसा एक हिस्सा अगर बाहर वालों के 2 हिस्सा है तो चलेगा, लेकिन अगर बाहर वालों का पैसा दुगने से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे सर ये कंपनी के लिए हेल्दी बात नहीं है, बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि बाहर वालों का पैसा तो बेटा बाहर वाले कभी भी वापस मांग सकते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, और ये मान लो अमन एक बिजनेस शुरू कर रहा है। ठीक है, अमन कहता है कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरे को कुल मिला के 10 लाख रुपए चाहिए। छोटा सा बिजनेस कर रहा है ये, 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, और ये कहता है कि इस 10 लाख में से ना भाई 3 लाख तो मेरे पास हैं। ठीक है, और संयम को कहता है 7 लाख रुपए तू डाल दे भाई। तो क्या ये एक सही बात होगी बच्चों? भाई 10 लाख रुपए टोटल चाहिए इसको, और अपनी जेब से कितने पैसे डाल रहा है? 3 लाख रुपए, और पड़ोसी की जेब से कितना पैसा डलवा रहा है? 7 लाख रुपए। पड़ोसी दे देगा क्या 7 लाख रुपए? बच्चे कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। पता क्यों? क्योंकि हर इंसान ये सोचेगा भाई अपने तो तू 3 लाख रुपए लगा रहा है, मेरे से तूने 7-8 लाख रुपए लगवा दिए। क्यों भाई? अगर डूबेगा तो तू थोड़ी डूबेगा, तेरे तो लगे ही 3 लाख में। डूबेगा कौन? जिसने और इन्वेस्टमेंट करके बाहर वाले लोग, और बाहर वाले लोग आपके बिजनेस पे आपसे ज्यादा ट्रस्ट क्यों करेंगे भाई? बच्चों बात समझ में आ रही है? इतना ही ट्रस्ट करना है तो बेटा हर बंदा अपने बिजनेस पे करेगा, किसी और पड़ोसी के बिजनेस पे क्यों करेगा? और ये थोड़ी सी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, इसीलिए बाहर वालों का दुगना तक। अब आप कहेंगे सर बाहर वालों का दुगना भी क्यों ही हो? फिर बेटा ऐसा है, कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि शेयर कैपिटल से क्रिएट किया गया पैसा आने में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं, और डेट से लिए गए पैसे में फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम होती हैं, इसलिए दुगने तक बात जायज है। लेकिन अगर आप बाहर वालों से दुगने से भी ज्यादा पैसे बोरो कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। सो वो नहीं होना चाहिए। डन है बच्चों? तो आपसे कोई आइडियल पूछ ले सर इसका आइडियल, तो बेटा 2:1 इज आइडियल, उससे ज्यादा गलत है, रिस्की है। ओके डन। ये हो गई बच्चों आपकी पहली रेशो डिटेल में। आपके सर पहली रेशो पे आपने आधा घंटा ठोक दिया है, 5 रेशो बताने जा रहे हो तो 2.5 घंटे चिपका दोगे, और अभी तो न्यूमेरिकल भी नहीं, सिर्फ थ्योरी में लग जाएगा। नहीं बच्चों, पहली रेशो हमने डिटेल में कर ली, हर चीज सीख ली पहली रेशो से। अब बाकी की रेशोज में हमने उन्हीं चीजों में फेरबदल करना है। कैसे? देखो सुनो, दूसरी रेशो बच्चों टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला इसके नाम से क्रिएट होगा, इसके नाम में से फॉर्मूला निकालेंगे। जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर बनेगा बेटा, यानी टोटल एसेट्स। पीछे क्या लिखा है? डेट्स। डेट्स मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन। अब क्या मैं आपको टोटल एसेट्स बताऊं क्या होती हैं? बेटे टोटल एसेट्स क्या होती है बताओ आप? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बट फिक्टिशियस छोड़ देना। फिक्टिशियस एसेट्स को आप एसेट्स की कैटेगरी में नहीं लेते, बिकॉज fictitious assets are not saleable assets.
कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, सिंपल। तो आपने न्यूमिनेटर लेना है बच्चों टोटल एसेट्स, डिनोमिनेटर लॉन्ग टर्म डेट, मैं फॉर्मूला क्लियर कर चुका हूं। लंबे समय तक के लिए लिया गया कर्ज लॉन्ग टर्म डेट होता है बच्चों आपका, और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना है पीछे फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारा पैसा लंबे समय तक के लिए लिया गया पैसा है। डन है बच्चों। अब टोटल एसेट्स मान लो किसी कंपनी की है, यहां पे समझना, मैं साथ के साथ ही समझा रहा हूं बच्चों। टोटल एसेट्स अगर किसी कंपनी की है, मान लीजिए 2 लाख की, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, और कर्ज जो ले रखा है कंपनी ने वो ले रखा है बाहर वालों से 1 लाख का, तो हम कहेंगे ये बिजनेस के लिए एक आइडियल रेशो है, 2:1 अच्छी रेशो है। लेकिन अगर ये रेशो 2:1 से बड़ी हो जाए, यानी 3:1, तो बिजनेस के लिए और अच्छा है। 4:1 और भी अच्छा है। अब मैं एक बार आपको समझाऊं पहले कि क्यों अच्छा है। सुनो, एक बिजनेस में 2 लाख की एसेट्स लगी हुई हैं, उसमें से 1 लाख रुपए की एसेट्स बाहर वाले लोगों से लगवा रखी है ना, मतलब 2 लाख की एसेट्स में से बाहर वाले लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 लाख। इसका मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगा रखा है इसके अंदर, 1 लाख। समझ में आ गया? बाहर वाले लोगों ने 1 लाख लगा रखा है, मतलब शेयर होल्डर्स ने कितना लगा रखा है, उन्होंने भी 1 लाख लगा रखा है। लेकिन अगर ये रेशो ये होती, नीचे कर रहा हूं, उसके नीचे कर रहा हूं, 3 लाख अपॉन 1 लाख, तो बच्चों इसका मतलब फिर ये होता कि 3 लाख की टोटल एसेट्स जो कंपनी की हैं, उसमें से बाहर वालों ने 1 लाख लगा रखा है और शेयर होल्डर्स ने 2 लाख लगा रखे हैं, यानी अपने घर के लोगों के 2 लाख लगे हैं और बेगानों के 1 लाख लगे हैं। तो ये तो बढ़िया है। सोचो आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपका अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि बाहर के लोग तो पैसा वापस मांग सकते हैं। उनका पैसा वापस करने के लिए आपको बिजनेस की एसेट्स बेचनी पड़ेंगी। क्या ये किसी बिजनेस के लिए अच्छा है कि बाहर का बंदा पैसा मांगेगा और हम एसेट्स बेच के उसके पैसों की भरपाई करेंगे? नहीं अच्छा। तो अच्छी बात क्या है, हमारे खुद के पैसे लगे होने चाहिए। तो 3:1 विल शो more comfortable position for the company and 4:1 will be slight more comfortable। जितना ये रेशो 2:1 से अपर बैंड पे जाता जाएगा बच्चों, कंफर्टेबल लेवल और बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सारी बात मैंने यहां पर लिखी है। हायर द रेशियो, ये देखो यहां लिखा है, गुड फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज, लोअर द रेशियो रिस्की शोज द रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द बिजनेस कंसर्न। एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। और लॉजिक के साथ बच्चों मैंने बात आपको बता दी है कि 2:1 आइडियल क्यों है, 2:1 से बड़ा रिस्की क्यों, कंफर्टेबल क्यों है, और 2:1 से छोटा। अब बच्चों देखो, इसके छोटे पे भी एग्जांपल दे दूं मैं आपको। मान लो एक कंपनी में 1 लाख रुपए की टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, और फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड कह रहा हूं, टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट्स, टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ रहे हैं ना। तो ऊपर क्या लिखना है, टोटल एसेट्स, नीचे क्या रखना है, टोटल डेट। तो मान लो किसी कंपनी की बेटा 1 ही लाख की टोटल एसेट्स है और 1 ही लाख का उसका टोटल डेट है। अब इसका मतलब ये रेशो क्या निकल के आ गई, 1:1। ये अच्छी बात थोड़ी ना है, बकवास बात है ये तो। पता है क्यों? एक कंपनी की 1 लाख रुपए की एसेट है और पूरा का पूरा 1 लाख रुपए कंपनी ने कर्जे से उठा रखा है। इसका मतलब जब कर्जदार आकर दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे हमारे पैसे दो, तो कंपनी क्या करेगी, एसेट्स बेचेगी और कहेगी लो भाई पैसे ले जाओ, तो कंपनी तो फिर बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि सारा पैसा बेगानों से ले रखा है। ये बिजनेस के लिए बच्चों खतरनाक बात है, रिस्की बात है। तो बाहर वालों का पैसा हो पर सारा नहीं, है ना। टोटल एसेट्स में से आधा कंट्रीब्यूशन अगर बाहर वालों का है चलेगा, नहीं तो आधे से जितना कम कंट्रीब्यूशन बाहर वालों का होगा, यानी रेशो 2:1 से जितनी बड़ी होती चली जाएगी, बिजनेस में कंफर्टेबल लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। ये हो गई बच्चों 2 रेशो। आ जाइए तीसरी रेशो, पहली डेट इक्विटी, दूसरी टोटल एसेट्स टू डेट,
तीसरी प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर कौन साहब, प्रोप्राइटर कौन सर, कंपनी के मालिक। कंपनी के मालिकों की कौन सी रेशो निकालनी है बच्चों, मालिकों का कंपैरिजन करना है मालिकों के पैसे का टोटल एसेट्स से। जैसे सेकंड रेशो में हमने बेगानों के पैसे को एसेट्स से कंपेयर किया, प्रोप्राइटरी रेशो में हम अपनों के पैसों को एसेट्स से कंपेयर करेंगे। पर फर्क सिर्फ इतना है, वहां परायों को पैसों को नीचे रखा था, एसेट्स को ऊपर रखा था, यानी टोटल एसेट्स टू डेट किया था। आओ जरा एक बार फिर दिखा दूं आपको, ये इधर देखो, ये देखो, एसेट्स ऊपर रखी थी, पैसा बेगानों का नीचे रखा था। अभी क्या है, अपनों का पैसा है ना, तो ऊपर रखना है और एसेट्स नीचे रखनी है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला बच्चों यहां होगा, ऊपर रखना है शेयर होल्डर फंड, अपना पैसा, मालिकों का पैसा, नीचे रखना है बच्चों टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर ने मान लो, एक मिनट, मान लो टोटल एसेट्स 2 लाख की है, तो अभी जैसे मैंने भी आपको इससे पिछली रेशो में भी समझाया, आधा पैसा अपनों का हो चलेगा और 1 लाख रुपए का मान लीजिए शेयर होल्डर फंड है बच्चों, तो रेशो कितनी आइडियल है, 0.50:1 तक आइडियल है। मतलब टोटल एसेट्स में से लगभग आधा पैसा अगर मालिकों ने दे रखा है तो अच्छी बात है। पर अगर ये रेशो बच्चों 0.5:1 से ऊपर हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, अपनों का पैसा 2 लाख में और ज्यादा होगा। कम ऑन, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये रेशो 0.5 से ऊपर होगी तो उसका मतलब होगा कि ये 1 लाख में कुछ एड ऑन हो गया है, यही मतलब है ना। तो यानी कि 2 लाख की टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर्स ने 1 लाख से ज्यादा पैसा लगा रखा है। अगर ये रेशो 0.5:1 से ऊपर हो जाएगी तो बेटा ये बिजनेस के लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक घुसाना कहां पे जाके, अपनों का पैसा अपने बिजनेस में बेगानों के पैसों से ज्यादा होना चाहिए, लॉजिक ये है ना। तो टोटल एसेट्स बेटा अगर 2 लाख की हैं तो अगर 1 लाख रुपया उसमें से शेयर होल्डर्स ने दे रखा है तो अच्छा है, यानी कि 0.5:1 तक ठीक है। पर अगर 0.5:1 से बड़ी कर दी रेशो, दैट विल शो द मोर कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द बिजनेस। ये हो गई बेटा आपकी 3 रेशो। चौथी रेशो बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बच्चों, इस रेशो में फॉर्मूला हमने पढ़ना है, लॉजिक समझो पहले। हमने पढ़ना है इस रेशो में कि हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया, कितने साल तक उस प्रॉफिट से कंपनी इंटरेस्ट पे करने की स्थिति में है। क्या मतलब, मान लो कंपनी का 2.5 लाख का प्रॉफिट है सर, 2.5 लाख का, लेकिन याद रखना प्रॉफिट कैसा लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आप याद रखना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। वो कैसे निकालना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बेटा वो निकालना मैं अभी सिखाऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो, कंपनी का नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कंपनी का 1 साल का इंटरेस्ट का खर्चा है 50,000 रुपए। कितना खर्चा बच्चों 1 साल का कंपनी का इंटरेस्ट का, 50,000 रुपए। क्वेश्चन है सर कंपनी इंटरेस्ट किस पे देती है बच्चों, डिबेंचर्स पे देती है, बैंक से कोई लोन ले रखा हो उस पे देगी, ठीक है ना, कोई पब्लिक से कोई डिपॉजिट्स उठा रखे हो उस पे देगी कंपनी इंटरेस्ट, है ना, कंपनी बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रखे बेटा उस पे इंटरेस्ट देगी। तो इन सब पे इंटरेस्ट देना होता है, कंपनी ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना होता है ना, शेयर्स पे डिविडेंड देना होता है, बाकी सब ये जो डेट्स होते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है कंपनी ने। तो कंपनी का 1 साल का इंटरेस्ट का खर्चा है 50,000 रुपए, कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,50,000 रुपए। बच्चों 5 साल तक कंपनी रिलैक्स है कि अपने इस साल के प्रॉफिट से 2.5 लाख से
आने वाले 5 साल का जुगाड़ हो गया इंटरेस्ट का। 5 इयर्स हम टेंशन में नहीं है, हम इंटरेस्ट पे करने की स्थिति में है, बस यही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को रख दो ऊपर और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को बच्चों रख दो नीचे, तो एक कंपैरिजन आ जाएगा ईयर्स की फॉर्म में कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी आर सिक्योर्ड फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट टू पे द इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ द ईयर। इफ वी आर कैपेबल टू पे 6 to 7 years interest charges out of the current year's profit, अगर 6 से 7 6 to 7 टाइम्स रेशियो आ गई, यानी 6 to 7 इयर्स तक का हम इंटरेस्ट पे करने की स्थिति में हैं आज, तो बढ़िया है बच्चों। अगर इससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति में हम 10 साल का इंटरेस्ट पे करने की स्थिति में हैं, और बढ़िया है। अगर उससे भी बेटर है तो और बढ़िया। 6 to 7 इज एन आइडियल रेशियो, उससे छोटा ठीक नहीं है, उससे बड़ा जो भी है वो सब बढ़िया है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस, लोअर द रेशियो अनसेफ फॉर द लेंडर्स। दैट्स इट, दीज आर द वेरियस रेशियोज जिसकी बेसिस पे हमें अपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो आइए एक दो क्वेश्चन की बच्चों मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं आपके साथ, है ना। आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9 शुरू कर रहे हैं बच्चों। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल Enterprises Limited for the year ended on March 2014. ओके, आपको क्या क्या निकालना है बच्चों? एक इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एक प्रोप्राइटरी रेशियो, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को बाद में देखते हैं, पहले डेट इक्विटी रेशियो पे आ जाओ। लो मैं यहीं सामने सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, आप मेरे साथ साथ कॉपी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? करेंगे। आइए पहला फॉर्मूला लगाएंगे, डेट, क्या हो गया भाई, ये लो पहला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों आप, डेट इक्विटी रेशियो का। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, यही होता है ना। डेट को आपने इक्विटी से डिवाइड करना है। डेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो बच्चों पहले मैं इक्विटी डेट ढूंढ लूं आपके लिए, लॉन्ग टर्म लोन ढूंढ दूं आपके लिए। तो मेरे हाइलाइटर पे ध्यान दें बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन याद करो क्या था? डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यही था लॉन्ग टर्म लोन। ढूंढो फिर, ये बहुत सिंपल। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं सर, प्रेफरेंशियल कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, P&L नहीं सर। 12% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। 10% मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन। करंट लायबिलिटी नहीं सर, गुडविल नहीं सर, अदर नॉन नहीं सर, नहीं, बस दो ही है बेटा। तो लंबे समय तक के लिए लिया गया लोन हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए। ये लो जी, कर लीजिए इसको नोट। लोन आ गया मेरे पास 2 लाख रुपए का। डिवाइड कर दीजिए इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दूं, आओ शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा सर? बच्चों अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको देख लीजिए आप। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या डालेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, यस सर। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस सर। कैपिटल रिजर्व, यस सर। P&L का क्रेडिट बैलेंस, आप कहेंगे सर P&L का बैलेंस हमें क्या पता डेबिट है क्रेडिट है? बेटा जब गिवन नहीं है तो क्रेडिट है, प्रॉफिट मान के चलेंगे, लॉस नहीं, ठीक है? ये हो गया। और CL नहीं सर, गुडविल नहीं सर, अदर करंट एसेट नहीं सर, करंट एसेट नहीं सर। बस बच्चों इनको जोड़ दो, 1 2 3 4, 3 और 1 20, 4 20, 4 20 और 60, 4 20 और 60, 4 80, 4 80 और 1 20, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड आ गया बच्चों, और दैट्स इट। और ये आ गया आपका आंसर। ढूंढो कितना आया? 0.33:1। बेटा गुडविल क्यों ऐड करेगी राधिका? क्या बात कर रही है? गुडविल क्यों ऐड करेगी बेटे? शेयर होल्डर फंड के अंदर गुडविल कहां थी बता? शेयर होल्डर फंड के अंदर गुडविल कहां थी? बांटा जाता है, पार्टनरशिप में बांटा जाता है, वो मैंने एक आइडिया दिया था। पर ऐसा नहीं ना जो सब कुछ पार्टनरशिप में किया जाएगा वही कंपनी में किया जाएगा, वो मैंने एक आइडिया दिया था। आप शेयर होल्डर फंड के फॉर्मूले को देखोगे, वहां कहीं पर भी गुडविल नहीं है, ठीक है? इसलिए गुडविल को आप छोड़ेंगे। रेशो क्या आ गई बच्चों? 2 लाख बाय 6 लाख, दैट इज रेशो 0.33:1। डन। ये आ गया बेटा पहला आपके पास रेशो।
दूसरी रेशो कह रहे हैं सर जी प्रोप्राइटरी रेशो निकाल के बताओ। बच्चों फॉर्मूला भी समझाया मैंने आपको, मालिकों का पैसा, मालिकों की रेशो ऊपर रखेंगे, मालिकों का पैसा शेयर होल्डर फंड, नीचे रखेंगे टोटल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड तो बेटा अभी अभी ढूंढ के निकाला था ताजा ताजा, वही यूज कर लो 6 लाख रुपए अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स क्या है टोटल एसेट्स, ये रही अदर नॉन करंट एसेट्स, गुडविल। अरे बेटा फिक्टिशियस एसेट्स छोड़नी है, गुडविल इज नॉट फिक्टिशियस, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। ध्यान रखना, कभी हर चीज में गुडविल को छोड़ते जाओ, यहां लेना है गुडविल। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर होते प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फिक्टिशियस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर फिक्टिशियस, अंडरराइटिंग कमीशन फिक्टिशियस, ये गुडविल है, इंटेंजिबल लेनी है। गुडविल लो 80,000, नॉन करंट एसेट्स लो 4 लाख, करंट एसेट लो 6 लाख, 6 4 10, 10 और 10 और 80, 10,80,000 रुपए की आ गई है बच्चों यहां पर टोटल एसेट्स। डिवाइड कर दीजिए और प्रोप्राइटरी रेशियो आपके सामने आ गया है 0.55। और प्रोप्राइटरी रेशियो ना बेसिकली कई बार परसेंटेजेस में निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 55.56% आ गई है आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। दैट इज द आंसर नंबर 2। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 2। सेकंड, आज बच्चों तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो बच्चों, अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ध्यान से, फॉर्मूला क्या लिखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बच्चों, अभी मैंने आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने फॉर्मूला लिखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स and divide by fixed interest charges। ये बच्चों मैंने अभी फार्मूला आपके लिए लिखा था। अब नेट प्रॉफिट उठाना है साहब, आप कहेंगे सर ये तो 63,000 दे रखा है हमने, यही लिख दो, ऊपर लिख दो 63। गलत बच्चों, जरा पढ़ो क्या लिखता है वो लिखता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर जी हमें आफ्टर नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें तो बिफोर चाहिए ना, बिफोर। तो इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात एक ध्यान से, यहां फंडामेंटल सीखो, जरा कुछ बेसिक सीखो यहां पे। जब आप 11th क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो बच्चों आप में से कईयों को मैंने कुछ ऐसा अकाउंट बनाना सिखाया था। याद आया आपको? याद आया बच्चों? आप बोलते रहते थे सर इतना बड़ा अकाउंट, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी मैं बना देता था। और मैं कहता था नहीं बेटे ये तो करना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा हमने एक अकाउंट बनाया था, आपको याद होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। वहां पर बेटा मैं एक चीज लिखता था, यहां पर आपको याद होगा, टू इंटरेस्ट, ट्रेडिंग में नहीं P&L में, मैं यहां इंटरेस्ट लिखता था। और ऐसे हम पहले ट्रेडिंग बनाते थे, ऊपर जीपी निकलता था, जीपी में इनकम्स ऐड करके हम टोटल करते थे। यहां पर ये टोटल में से फिर आप ये इंटरेस्ट माइनस करते थे, तो 2 क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। यहां हम कहते थे इसको कैपिटल में ले जाके जोड़ दो, ठीक है। पर अब सुनो, इस नेट प्रॉफिट पे कंपनी देती है बेटा जी टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को। यानी नेट प्रॉफिट में से पहले क्या कटता है, पॉइंट समझना, पहले क्या कटता है, इंटरेस्ट। तो जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर उसमें से क्या कटता है, टैक्स। तो जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपको गिवन है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। हमें इंटरेस्ट भी जोड़ना है, टैक्स भी जोड़ना है, पर मुद्दे की बात यह है बेटा पहले टैक्स जोड़ना है, फिर बाद में इंटरेस्ट जोड़ना है। क्योंकि काटते समय पहले इंटरेस्ट कटा है, बाद में टैक्स कटा है, तो जोड़ते हुए पहले टैक्स जुड़ेगा, बाद में इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगर आपने ये स्टेप गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा 0 हो जाएगा,
नोट करिए इस बात को, पहले टैक्स जोड़ना है, बाद में इंटरेस्ट जोड़ना है। अब सीखना कैसे है सर? सुनो, वो कहता है इंटरेस्ट और टैक्स दोनों काटने के बाद कंपनी का प्रॉफिट 63,000 का है। इसमें से इंटरेस्ट भी कट चुका है, इसमें से टैक्स भी कट चुका है, और टैक्स काटने की रेट कितनी है बेटा? 40%। 40%। तो आपको एक यूनिटरी मेथड में यहां पर लगा के समझा रहा हूं बच्चों, 40% टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट आया है 63,000, 63,000। तो बेटा 63,000 60% को रिप्रेजेंट करता है। ये है मुद्दे की बात। 40% तो बेटा टैक्स कट गया ना, 40% जब टैक्स कट गया तो बाकी जो बचा वो कितने परसेंट बचा? वो 60% बचा। इसका मतलब 60% इज रिप्रेजेंटेड बाय 63,000। yes sir, 1% is represented by 63,000 upon 60%. Then the complete 100% is represented by 63,000 into 100 upon 60, 1,05,000 रुपए। बच्चों अगर किसी को अपने किए पे डाउट हो कि यार पता नहीं मैं ठीक कर क्या कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बेटे 1,05,000 रुपए का 40% काट दो, वापस 63,000 आ जाएगा। कर लो एक बार। 1,05,000 रुपए कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर पे नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 1,05,000 रुपए लिखेंगे आप, उसका 40% टैक्स काटेंगे। तो जब 1,05,000 में से बेटा 40% काटेंगे तो बाकी जो अमाउंट आएगा वो 63,000 आएगा। तो मैंने उसका रिवर्स कर दिया बेटा, 63,000 रिप्रेजेंटेड बाय 60%, देन व्हाट अबाउट द टोटल 100%? टोटल 100% इज 1,05,000। ये वापस इंटरेस्ट जुड़ गया, सॉरी टैक्स जुड़ गया, टैक्स रिवर्स कर दिया ना मैंने, टैक्स जुड़ गया। 100% कर दिया तो टैक्स जुड़ गया। पर बच्चों हमें तो इंटरेस्ट भी जोड़ना है, अभी तो सिर्फ टैक्स जुड़ा है। इसका मतलब टैक्स कितना था जानते हो आप? 1,05,000 में से 63,000 काट दो, वो टैक्स था, वो आपने जोड़ दिया। कोई बच्चा ये भयंकर गलती मत कर देना, क्योंकि आप में से कई बच्चे गलती करते हो। पता क्या करोगे आप? मैं बताता हूं क्या करेंगे। आप कहोगे सर 63,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 63,000 में टैक्स कितना कह रहे हैं? 40%। आप कहोगे सर जी 63,000 का 40% निकाल लो। आप कहोगे सर जी 25,200 रुपए का आ गया टैक्स, और इसको कर दो, इसके अंदर जोड़ दो, और क्वेश्चन हो गया जीरो। अरे बेटे जिसके ऊपर 63,000 पे आपने टैक्स निकाला वो बेचारा तो पहले ही टैक्स काटने के बाद वाली फिगर है। बात की गहराई को समझने की कोशिश करो। 63,000 में से बेचारे में से पहले से ही टैक्स कटा हुआ, उस पर कैसे टैक्स लगाओगे? समझ रहे हो? 60% है वो, आप उसको ग्रॉस अप करके उसके 100% पे जब पहुंचेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा उसके अंदर। पर 63,000 का 40% करके 63,000 में मत जोड़ देना, वहां कहीं पहुंचोगे नहीं, वो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। 1,05,000 आ गया सर। लेकिन अभी क्या जुड़ा है? मैंने क्या बोला, क्या जुड़ा है अभी तक? सिर्फ टैक्स। अब इसमें जोड़ो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ो सर। इंटरेस्ट किस पे देना है? इंटरेस्ट आप दोगे। आप देखो दूसरी गलती कहां करोगे, बताऊं मैं दूसरी गलती कहां करोगे? आप कहोगे सर ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर जी 1,20,000 के ऊपर 10%, 12,000 रुपए का इंटरेस्ट। अरे बच्चों शेयर्स पे भी कभी इंटरेस्ट मिलता है क्या यार? शेयर्स पे क्या होता है? डिविडेंड। ये जो 10% है ना, ये तो एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया है ताकि जो आड़ू बच्चा है वो वहीं पे क्वेश्चन गलत कराए। तो बेटा आड़ू नहीं बनना, समझ रहे हो? ये बेवकूफी वाला काम नहीं करना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर जी डिविडेंड की रेट है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, लगाओ 12% डिबेंचर। डिबेंचर्स कितने के हैं? 50,000। 50,000 का 12% कितना बेटा? 12×5 = 60, 6,000 रुपए। 1,50,000 का 10% कितना हुआ? 15,000। बच्चों टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 21,000। बस बन गई बात, बन गई ना बात। ये देखो 1,05,000 रुपए मेरा टैक्स जोड़ के आया था, वापस इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ दो 21,000 रुपए। कितना हो बच्चों? 1,26,000 हो गया सर, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस बन गई बात। नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,26,000।
इसको डिवाइड करो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं? 21,000 रुपए। रेशो क्या आ गई? 6 टाइम्स। आइडियल रेशो है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? 6 to 7 टाइम्स इज द आइडियल रेशो, और ये आपकी आइडियल रेशो आ चुकी है जो हमने करी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6 to 7 टाइम्स इज योर आइडियल रेशो। डन है बच्चों? ये हो गया आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब आपको एग्जांपल नंबर 12 करा रहा हूं बेटा। यहां थोड़ी सी नॉलेज हम और लेंगे, बहुत बढ़िया यहां नॉलेज ऐड ऑन करेंगे एग्जांपल नंबर 12 के अंदर हम बच्चों। आप लोग मेरे साथ साथ करें, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। एक रेशियो निकालना है आपको, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का मतलब होता है यहां पर ऊपर रखना है टोटल एसेट्स, नीचे रखना है आपको डेट। हाँ सर लेकिन बड़ी गड़बड़ है ना, टोटल एसेट्स दे रखी, कोई जानकारी ही नहीं है तो टोटल एसेट्स की, सर डेट का भी कोई दूर दूर तक पता नहीं है, ये तो कैसे बनेगी बात, है ना? बड़ी दिक्कत की बात लग रही। आओ बच्चों जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। ये लो मेरे साथ बनाओ बच्चों एक बैलेंस शीट। अभी सब कुछ सॉल्व होगा, सब कुछ सॉल्व होगा। एक तो स्पेस का चक्कर पड़ जाता है यहां, कोई ना, यहां बना रहा हूं बच्चों। ये लो, ये बना दी बेटा जी मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट। ये लो, ठीक है। आपको बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख की है। आपको सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नहीं पता चल रहा, क्योंकि सर आपने तो हमें बस शेयर होल्डर फंड के बारे में जानकारी दी है, शेयर कैपिटल के बारे में बताया है, लोन भी बताया है, पर आपने हमें नहीं बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। बेटा किसी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कंपनी में लगी हुई कैपिटल, पैसा। अब कंपनी के अंदर पैसा दो तरह से लगता है, या तो मालिकों का पैसा शेयर होल्डर फंड, या बाहर वालों का पैसा डेप्ट, दोनों को जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों को जोड़ दो बच्चों तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। पर बात ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेप्ट को जोड़ना, लंबे समय तक के लिए, शॉर्ट टर्म डेट का नहीं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इसका मतलब आपको बुक वाले ने कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 10 लाख रुपए, और बुक वाले ने आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की एक और आइटम दे दी साथ में, करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब बुक वाले ने बच्चों आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की दो टर्म्स दे दी है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में लॉन्ग टर्म डेट भी जुड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात बच्चों आप ध्यान रखना। तो मैं क्या जोड़ रहा हूं यहां पे, सुनो, ये बैलेंस शीट है ना, मैं लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूं एक काम और करो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 10 लाख की। मैंने क्या बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये मतलब है। तो जब कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों 10 लाख की दे दी है बुक वाले ने, शेयर होल्डर फंड 6 लाख का दे दिया है बुक वाले ने, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट हम यहां से बच्चों बैलेंस करके निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट कितना आ जाएगा बच्चों? 4 लाख रुपए। अब इस बैलेंस शीट के अंदर आप इन टर्म्स को लिख लो। लायबिलिटी साइड में बच्चों क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड 6 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2,80,000, और तो बेटा जी कुछ है ही नहीं। इसका मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल बच्चों मुझे पता लगा यहां पे 6 4 10 10 और 2 12 12,80,000 रुपए।
अगर बेटा लायबिलिटी साइड का टोटल 1280 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है यार, एसेट्स का सम भी यही होगा 1280। इसका मतलब टोटल एसेट्स कितनी होंगी सर 1280, और कुछ थोड़ी ना होंगी, टोटल एसेट्स भी कितनी होंगी 1280। बुक वाले ने बताई नहीं, हमने ढूंढ के निकाली है, ढूंढना ही तो है क्योंकि टोटल एसेट्स चाहिए था हमारे को। बस 12,80,000 रुपए की टोटल एसेट्स को डिवाइड कर दो किससे, लॉन्ग टर्म डेट से। लॉन्ग टर्म डेट कितना है 4 लाख। तो 12,80,000 रुपए की टोटल ऑफ एसेट्स अपॉन टोटल ऑफ डेट दैट इज 4 lakh, and your answer is 3.2 ratio 1, and that is your answer 3.2 ratio 1। 12,80,000 रुपए की टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट वहां पर आ गया है 4 lakh एंड इज योर रेशियो। डन है बच्चों, कितना आसान तो है यार, कुछ है ही नहीं था, कुछ भी नहीं है, इतना आसान काम है। बस एक बात मेरी याद रखना बच्चों, ये जो मैंने वर्किंग यहां पर करके दिखाई ना आपको, एक मिनट रुको, ये जो वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई है, अगर आपने ये नहीं सीखी तो आपको इस चैप्टर में रट्टे फट्टे मारने पड़ेंगे, और रट्टे फट्टे में बेटा चैप्टर अकाउंट्स नहीं होती रट्टे से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको नोटिफाई कर लेनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़े बच्चों। लो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13, अब जरा आप कुछ करके दिखाओ भाई, मैं रुक जाता हूं 5 मिनट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों करो जरा, देखो मैं कितनी समझ आई ये बात। आप आंसर आपके सामने है बच्चों, 2.5 लाख तक जो पहुंच गया, अच्छी बात है, पर 2.5 लाख बेटा आंसर नहीं है। हाँ सुनो 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 बच्चों सुनो, 2.5 लाख आंसर नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स निकालनी है आपको बच्चों। आपका जो आंसर आया वो 2.5 लाख रुपए, वो ये आया है, सुनो मेरी बात, आपका आंसर आया टोटल एसेट्स, ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए, और आपसे पूछा गया है सर जी, पूछा फिक्स एसेट है, तो बच्चों टोटल एसेट्स के अंदर से आपको इन्वेस्टमेंट्स और अदर करंट एसेट्स, ये देखो ना गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स नाम की भी एसेट है, अदर करंट एसेट्स नाम की भी एसेट है, तो ये दो तो करंट एसेट्स होगी ना, 7 और 3 10, 1 लाख रुपए की तो ये हो गई। तो 2.5 लाख में से अगर करंट एसेट्स 1 लाख की है तो बाकी की फिक्स एसेट्स कितने की बच्चों 1.5 लाख की। ऐसे थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना, आपसे बुक वाले ने क्या पूछा है, फिक्स्ड ना कि टोटल, टोटल पूछता तो हो गया था काम, पर फिक्स्ड पूछा है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक का काम आपको सफलतापूर्वक समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए बहुत अच्छी चीज के ऊपर, और आप और ज्यादा अलर्ट होकर बैठे अब, वो इसलिए क्योंकि यहां पर अब हमें रेशो के चेंज पे बात करनी है, जैसा हमने उसमें लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर किया था। याद करो बच्चों, CA/CL मैंने फॉर्मूला लगाया था, मैं कुछ चेंज करता था, कुछ गोलमाल करता था, ऊपर नीचे कुछ बदला, रेशो कभी इंप्रूव कभी रिड्यूस कभी नोट अल्टर, है ना, याद आ गया। यस, वैसा ही कुछ काम अब हमने इनके साथ करना है। इसमें से किसके साथ करना है, डेप्ट इक्विटी रेशो के साथ, बस बाकी रेशोज के साथ नहीं करना, सिर्फ डेप्ट इक्विटी रेशो के साथ। ये थोड़ी सी एग्जामिनर को अच्छी लगती है ये रेशो ना, डेप्ट इक्विटी रेशो। आओ बच्चों समझते हैं बात को। माना मैंने ऐसा, वो कहता कि डेप्ट इक्विटी रेशो को मान लो 2:1, आइडियल रेशो 2:1 होता है डेप्ट इक्विटी का। कहता मान लो कि ये है एक कंपनी की, मतलब कि वो ये कहता है कि कंपनी का डेट मैंने मान लिया 2 लाख रुपए, आपको सर मेरे को तो 20,000 मानना, भाई मान लो 20,000, फिर इक्विटी 10 मानना पड़ेगा ना, और मैं क्या मान रहा हूं, डेट 2 लाख का, और बच्चों मैं इक्विटी मान रहा हूं 1 लाख। लो साहब, तो जी सर मेरा आइडियल रेशो आ गया 2:1, जैसा कि बुक वाले ने कहा, और ये मैंने लिख भी लिया यहां, डेट इक्विटी रेशो 2 लाख अपॉन 1 लाख। डन सर। अब वो कहता है बताओ सर पहला बदलाव अगर हुआ तो इससे रेशो क्या होगी, इंप्रूव रिड्यूस या नॉट अल्टर। और पहला बदलाव करना क्या है, इशू ऑफ शेयर्स करना है, इक्विटी शेयर करना है फॉर कैश, और मान लिया 50,000 के नए शेयर्स इशू करने हैं। बच्चों पहले मैं कुछ पॉइंट 4-5 मैं करूंगा, फिर आप करना।
हमने नए नए शेयर्स इशू करे हैं 50,000 के। बच्चों आपको याद होगा जब हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो जर्नल क्या बनती है बेटा, कैश आता है, शेयर्स कैपिटल इशू हो जाती है, शेयर कैपिटल भी बढ़ती है, कैश भी बढ़ता है। ये तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कैश का तो सर ना ऊपर कोई काम ना नीचे कोई काम, ऊपर डेट है उसमें कैश का कोई काम नहीं, नीचे इक्विटी है उसमें भी कैश का कोई काम नहीं। पर बच्चों जो शेयर कैपिटल इंक्रीज होएगी वो तो इफेक्ट करेगी न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर, नीचे 50,000 की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। और बच्चों मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि रेशो रिड्यूस हो जाए। करके दिखाऊं क्या, 2 लाख अपॉन 1.5 लाख। बच्चों जो 2 लाख अपॉन 1 लाख था पहले वो थी 2:1, अभी क्या हो गया 2 लाख अपॉन 1.5 लाख, तो 2 अपॉन 1.5 कर लो, रेशो आ रही है 1.33। तो जो रेशो हुआ करती थी 2:1 वो अब हुआ करती है 1.33:1। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, रेशो क्या हो चुकी है यहां पर, रिड्यूस। डन। अगली बात बोलो सर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। बच्चों जब डिबेंचर्स को पैसे वापस कर देते हैं तो एक तो डिबेंचर्स कम हो जाएंगे, दूसरा हमारी कंपनी में से कैश भी चला जाएगा। अब कैश का जाना तो ना न्यूमिनेटर इफेक्ट करेगा ना डिनोमिनेटर, पर डिबेंचर्स का कम हो जाना लॉन्ग टर्म डेट घटा देगा, जिसकी वजह से न्यूमिनेटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेशो कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने डिबेंचर्स के अमाउंट को मान लिया 50,000 रुपए, 50,000 के डिबेंचर रिडीम हुए। अब ऊपर बेटा जी जो 2 लाख का लॉन्ग टर्म डेट था, अब आपका लोन 50 से कम हो गया, नीचे शेयर कैपिटल वही है 1 लाख की 1 लाख, तो इट इज 1,50,000। बच्चों नोट कर लेना साथ साथ अपॉन 1 लाख। सो द रेशियो बिकम्स 1.5 रेशियो 1। सो आई विल से इट इज ऑल ओवर रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों। 3, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप कहोगे सर आपने तो कहा था शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल नेचर के नहीं होते। बच्चों इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते, पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नेचर के लिए हुए हो तो एक कंपनी ने रिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, वो रिडीम हो रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा, नीचे से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और कैश कम होगा। पर कैश का कम होना ना न्यूमिनेटर इफेक्ट करेगा ना डिनोमिनेटर, सो सिर्फ नीचे से अमाउंट कम होगा और रेशो होगी इंप्रूव। इसको भी 50,000 मान लो और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको कर नहीं रहा। 4, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 50,000 की और हमने उसको प्रॉफिट पे पार पे बेचा। माना 50,000 की फिक्स्ड एसेट को 50,000 में बेचा, एक बार प्रॉफिट बोलता है, माना 50,000 की फिक्स एसेट को 60,000 में बेचा, एक बार लॉस बोलता है, माना 50,000 की फिक्स एसेट को 40,000 का बेचा। सुन लो बच्चों मैं ही कर रहा हूं, अगर आपने 50,000 की फिक्स एसेट को 50,000 का बेचा, 50,000 का 50,000 ही बेचा, तो हुआ क्या, कैश आया और फिक्स एसेट गई, और इन दोनों से मेरी रेशो पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या आया, नो चेंज। पर अगर आपने 50,000 की फिक्स एसेट को 60,000 का बेचा, जैसा कि दूसरे वाले पॉइंट में बेचा, तो आपको यहां पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो पी एंड एल का बैलेंस 10,000 से बढ़ा और मेरी रेशो क्या थी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ऊपर क्या है, डेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में एक एलिमेंट होता है पी एंड एल का पार्ट जुड़ता है वहां पर, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने पैसे और जुड़ जाएंगे, 10,000, जिसकी वजह से मेरा शेयर होल्डर फंड 1 लाख की बजाय बढ़े हुए प्रॉफिट की वजह से, बढ़े हुए पी एंड एल की वजह से 1,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और रेशो मेरी हो जाएगी रिड्यूस। और यही अगर बच्चों 50,000 की फिक्स एसेट 40 में बिकेगी तो 10 का घाटा होगा,
10 का घाटा होगा तो शेयर होल्डर फंड कम होगा, शेयर होल्डर फंड कम होगा तो रेशो इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका न्यूमरेटर घटेगा तो ऑल ओवर रेशो इंप्रूव होगी। बच्चों ये वाली जो चौथे वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया ना, सब लोग एक बार यहां डन लिखे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपका लेवल यहां तक आ चुका है समझने के लिए, ठीक है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है बच्चों, माना 50,000 की, लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, सामने वाले को कहा है भाई तेरे को 1 साल के बाद पैसे देंगे, तो क्या होगा, एक मेरी फिक्स्ड एसेट आएगी जिसका इफेक्ट ना न्यूमरेटर में पड़ेगा ना डिनोमिनेटर में पड़ेगा, और एक मुझे 50,000 की देनदारी बढ़ेगी, वो भी लॉन्ग टर्म नेचर की, लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या होगा, ऊपर 2 लाख रुपए थे अब 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, और नीचे शेयर कैपिटल जितने की थी भाई उतने की ही रहेगी। सर जी वो 1 लाख की थी, बेटा तो फिर 1 ही लाख की रहेगी ना, रेशो क्या होगी 2.5:1। डन। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, लॉन्ग टर्म वाले की बात कर रहा हूं। फिर वो कहता है क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, अगर आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो 2 महीने की उधारी पे, अब क्या होगा, फिक्स एसेट आएगी नो इफेक्ट, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी उसका भी कोई इफेक्ट नहीं, ऑल ओवर रेशो क्या रहेगी 2:1 थी 2:1 ही रहेगी, क्योंकि ना तो फिक्स एसेट के आने से मेरी रेशो पे इफेक्ट पड़ना है, ना करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से मेरी रेशो पे इफेक्ट पड़ना है, सो रेशो विल बी नो चेंज, तब आंसर आएगा ये वाला नो चेंज। चलिए नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने माल खरीदा उधारा, उधारे का मतलब होता है बच्चे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा लॉन्ग टर्म बेसिस पे तब तक आप ये मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे। जरा बताओ बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तनु बता बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये ले मैंने ऊपर लिखा 2 लाख, नीचे लिखा 1 लाख, अब तनु बताएगी इससे क्या होगा, और ये मैंने गुड्स खरीदी है बेटा 50,000 की। हाँ तनु। सर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों बेटे क्यों इफेक्ट नहीं होगा। सर ना ये कोई मतलब कि शेयर होल्डर फंड है और ना ही हमारा कोई लॉन्ग टर्म डेट है। शाबाश बेटा वेरी गुड, ना ऊपर कुछ बदला सर ना नीचे कुछ बदला, तो सर रेशो कैसे बदलेगी, रेशो भी नहीं बदलेगी सर, 2.1 2:1। चलिए वेरी गुड। 7th मेरे को कराना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये मुझे कराना पड़ेगा बच्चों। सुनो, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर, और इसको लिख लेना बच्चों इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना बच्चों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछ लेता है एग्जामिनर। ये लो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। बच्चों कंपनी ने ना शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि सर आपको पैसे देंगे, डिविडेंड देंगे, कितने का डिविडेंड देंगे, माना कि 50,000 का डिविडेंड देंगे, माना ऐसा। तो मेरा ऊपर क्या था 2 लाख, नीचे क्या था सर जी 1 लाख, सर जी 1 लाख। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दिया नहीं है, डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का मतलब होता है एंट्री बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वैसे तो एप्रोप्रिएशन वर्ड आता है पर तुम लिखो ऐसा ही, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड। लो साहब ये जर्नल बनाइए साहब। अब समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया कि P&L में से ही तो सर डिविडेंड का प्रोविजन बनेगा, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब प्रॉफिट का डिक्रीज होना आपका नीचे शेयर होल्डर फंड घटा देगा, और करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज होना ना ऊपर इफेक्ट करेगा ना नीचे इफेक्ट करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, प्रॉफिट में से प्रोविजन बनेगा, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही तो बेटा आप प्रोविजन बनाओगे, तो आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या जुड़ता है, ये देखो, ये लिखो पहले, यहां लिखो, ये 1 लाख में क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस अदर रिजर्व प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस
P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट। बच्चों यही तो था ना, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला यही तो होता है। तो ये P&L का जो भी था उसमें से P&L कितना रिड्यूस कर दिया अब हमने, 50,000। तो नीचे ये पूरा का पूरा 1 लाख भी तो 50,000 से कम हो जाएगा। तो रेशो क्या आएगी बच्चों? ऊपर तो भैया 2 लाख, नीचे 50,000 में रेशो 4:1। इंप्रूव। डन है बच्चों? ये 7th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 8th, और बच्चा इन 7th और 8th में कंफ्यूज ही रहता है हमेशा। लॉजिक समझना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। 7th का लॉजिक समझ में आ गया आपको, एंट्री बना के दिखा दी मैंने। 8th का लॉजिक समझो। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, जो डिविडेंड पहले से डिक्लेयर हो चुका था, अब आप उसकी पेमेंट करने चले हो। बेटा एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डिविडेंड, यानी प्रपोज्ड डिविडेंड कह सकते हो आप, टू कैश या टू बैंक। अब आप मुझे बताओ, जब आप पेमेंट करते हो तो ये जर्नल बनती है। अब प्रोविजन फॉर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, सीएल कम हो रही है आपकी, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, टू बैंक करंट एसेट कम हो रही है। बच्चों करंट लायबिलिटी का कम होना और करंट एसेट का कम होना, दोनों का कम होना ना मेरा डेट इफेक्ट करता है ना मेरा शेयर होल्डर फंड इफेक्ट करता है। तो बेटा रेशो कैसे इफेक्ट हो जाएगी? रेशो भी इफेक्ट नहीं होगी। 8। 9, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। आपने अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, ये तो आप इतना दिमाग तो चला लोगे। ऊपर 2 लाख था सर, नीचे 1 लाख है सर, और आपने क्या किया? 50,000 के डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये तो आसान है यार। आपको सर ऊपर से 50,000 घटा दो लॉन्ग टर्म लोन में से, नीचे सर नीचे जोड़ दो 50,000, ऊपर कितना हो जाएगा? 150, नीचे भी कितना हो जाएगा? 150। रेशो क्या हो जाएगी? 1:1, ऑल ओवर रिड्यूस। कितना आसान है। बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर्स बाय द कंपनी, इसका मतलब बताता हूं बच्चों। बच्चों बाय बैक का मतलब होता है अपने खुद के शेयर्स को बाजार से खरीद लेना। देखो एक चीज होती है कंपनी शेयर्स इशू करती है, पैसा लेती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है कि ले ये रख लो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है बायबैक। कंपनी पैसा देती है, शेयर सर्टिफिकेट ले लेती है। कंपनी कहती है शेयर मेरे को वापस दे दो। पैसा दिया, शेयर सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब बाजार में शेयर्स पहले से क्या हो गए? कम हो गए। बायबैक कर लेना, बाजार के शेयर्स कम हो गए। सिंपल है बच्चों। तो अब समझ आ गया होगा आपको। ऊपर 2 लाख है, नीचे बच्चों 1 लाख है। कंपनी ने 50,000 के शेयर्स को बायबैक कर लिया है। क्या हुआ? शेयर्स बायबैक का मतलब बाजार में शेयर्स 50,000 के कम हो गए। दूसरा कैश गया। अब कैश तो गया, पर वो कैश का जाना ना न्यूमरेटर इफेक्ट करेगा ना डिनोमिनेटर। तो ऊपर तो पूरा 2 का 2 लाख रहेगा, नीचे बच्चों 50,000 हो जाएगा। रेशो 4:1 यानी कि इंप्रूव हो जाएगी। डन है बच्चों? And the last one, issue of bonus share. Issue of bonus share. 2 लाख अपॉन 1 लाख। बेटा मैं बोनस शेयर का मतलब बता दूं आपको, फिर आपसे पूछूंगा होगा क्या। बच्चों बोनस शेयर का मतलब होता है बोनस के तौर पे शेयर्स देना। जैसे बोनस का हम आम भाषा में मतलब क्या लगाते हैं पता है आपको? जैसे हम कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, और जो है मुझे दिवाली के मौके पे मेरा एम्प्लॉयर कहे बजाज साहब ये आपको बोनस दे रहे हैं, आप 1 महीने की सैलरी ले जाओ, वैसे ही ले जाओ, ठीक है, जो है नवंबर की सैलरी वो तो मिलेगी 1 महीने की वैसे ही ले जाओ, बोनस, दिवाली की खुशियां मनाओ। मैंने कहा वाह भाई वाह, कमाल हो गई। तो बेटा ये बोनस है, इसको बोनस बोलते हैं। अब कंपनी ऐसे ही बोनस शेयर्स देती है। बोनस शेयर्स कैसे देती है कंपनी? कंपनी कहती है पैसे मत दो, शेयर्स हम फ्री में देंगे तुम्हें, ले जाओ। समझ में आ रही बात? कंपनी कहती है जिस शेयर होल्डर के पास हमारे 10 शेयर्स है ना, हम उसको 2:1 में मुफ्त में बोनस शेयर दे रहे हैं। मतलब 10 वाले को कितने शेयर फ्री में? 5 शेयर। ले भाई ले जा, पैसे भी मत दे,
कल से अभी तक तेरे पास कितने शेयर थे? 10। कल से हम तेरे शेयर कितने हो जाएंगे? 15। शेयर होल्डर कहेगा अच्छा क्या मैं 5 शेयर के पैसे नहीं दूंगा? कंपनी कहेगी ना, 5 शेयर के पैसे भी मत दे, और तेरे शेयर 10 नहीं है, कल से 15 है, मौज ले। इसको बोलते बेटा बोनस शेयर्स, 5 शेयर मुफ्त में मिलना। अब बच्चों आप दिमाग लगाओ, ऊपर नीचे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए राधिका से शुरू करते हैं। हाँ राधिका बेटे, क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, गलत बोलो चाहे कोई बात नहीं। सर सोच रही हूँ। अच्छा सोच रही है, सोच। जिस बच्चे ने इसका आंसर सही दे दिया, एक पेन मैं रख दूं उसके लिए, ये लो, ये पेन रख दिया उसके लिए, ये मेरा फेवरेट पेन है, ये उसको मिल जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। सर नीचे प्लस होंगे 10,000। लॉजिक के साथ बताओ क्यों प्लस? शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा 10,000 से। वो क्यों बढ़ जाएगा? उसका लॉजिक क्या है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 5 शेयर एक्स्ट्रा जी है तो उसका बढ़ नहीं जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक ठीक है तेरी बात कि 10,000 रुपए जोड़ दो, क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो 10,000 जोड़ दो। यहां तक तेरी बात बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। और बोलो, क्या सिर्फ यही या कुछ और भी? अभी बात क्योंकि अधूरी है, पूरी नहीं हुई अभी बात। हाँ जी, नहीं बस हार गए। चलो पेन मेरा हुआ। हाँ जी, हाँ सर तो 10,000 के शेयर्स उसने बोनस में दिए हैं, बट उसके पास पैसे तो नहीं आए ना उसके। ना ना ना, पैसे नहीं आए, बिल्कुल पैसे नहीं आए, फ्री में दिए हैं। सर फिर हमारा शेयर होल्डर फंड तो नहीं बढ़ना चाहिए फिर? बेटा यूं बढ़ेगा ना, पैसे तो नहीं आए पर शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हुई है ना, नए शेयर्स इशू करे हैं तो, यानी 2 शेयर कैपिटल तो हुआ है। 2 शेयर कैपिटल ये तो हुआ है, पर कैश अकाउंट डेबिट वो नहीं हुआ। तो यहां तक बात तो सही है इसकी कि सर 10,000 जोड़ दो, क्योंकि कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई है। सच बात है, क्योंकि जिस शेयर होल्डर से 1 लाख रुपए जो शेयर होल्डर्स को देने थे, अब कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स को 1 लाख नहीं देने बेटा, अब कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं? 1,10। कंपनी की लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई है, यहां तक तो ठीक है बात। हाँ जी, कोई ट्राई लेना चाहता है या मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं। तो ये पेन फिर मेरा ही हुआ। लो सर, ये पेन मेरा ही हुआ। लो अब सुनो बच्चों, कनेक्शन जोड़ते हैं। कंपनी ने फ्री में शेयर्स दिए, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हुई। डन। बच्चों ये शेयर कंपनी अपने फंड में से देगी, उस फंड का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस। कंपनी कहेगी कि ये जो P&L में पैसा पड़ा हुआ है भाई, कहीं ना कहीं से जर्नल तो पूरी करेगी ना बेटा कंपनी। कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना करके कंपनी कहेगी P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इससे क्या होगा? इससे कंपनी का करंट ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो था वो 10,000 से घट जाएगा। क्या हुआ? प्रॉफिट कम हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गई। अब शेयर कैपिटल का बढ़ना शेयर होल्डर फंड को बढ़ा देगा, और प्रॉफिट का घटना शेयर होल्डर फंड को घटा देगा, उतने ही अमाउंट से घटा देगा। अब 10,000 से ही शेयर होल्डर फंड बढ़ा, 10,000 से ही शेयर होल्डर फंड घटा, तो बेटा ले दे के शेयर होल्डर फंड वही पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था, यानी 1 लाख। तो बच्चों 2 लाख अपॉन 1 लाख, रेशो पहले भी वही थी, रेशो अब भी वही है। ये थी बच्चों बातें, और ये थी मेरी पूरी की पूरी सॉल्वेंसी रेशो। तो जैसा कि आपको कमिटमेंट किया था कि आज सॉल्वेंसी रेशो पूरी निपटा देनी है, तो वो कमिटमेंट पूरा।